हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, सरस्वती संस्कृति भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका कालखंड है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक भिन्नताओं के बारे में देखेंगे। क्या क्या सामाजिक भिन्नताएं थी। तो पुरातत्वविद सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताओं को जानने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए इनके बीच में प्रमुख विधियों का प्रयोग किया गया। जैसे कि हम जानते हैं हड़प्पा एवं मिस्र की सभ्यताएं समकालीन सभ्यताएं हैं, अतः इन दोनों के बीच प्रमुख सामाजिक भिन्नता है वो है शवाधान। तो मिस्र के विशाल पिरामिडों में से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा दफनाई गई थी। इसके साथ ही हम देखें हड़प्पा स्थलों में से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कई शवाधान गर्तों की बनावट में भिन्नता भी पाई गई। कुछ गर्तों की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। साथ ही कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण दफनाए गए थे। पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की कब्र में आभूषण के साक्ष्य मिले हैं, अतः उस समय यह मान्यता रही होगी कि मृत्युपरांत वस्तुओं को उपयोग में लाया जाता होगा। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ भी दफनाया गया, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं था, जैसे कि मिस्र की सभ्यता में था, जो पिरामिडों में जो राजकीय समाधान हुए हैं। इसके साथ ही हम देखें तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक और विधि है पुरावस्तुओं का अध्ययन, जो कि रोज़मर्रा के उपयोग तथा भोग विलास में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है, जैसे कि चक्कियाँ, मृद भांड, सुइयाँ, झांवा आदि। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र प्राप्त हुई हैं साक्ष्य के रूप में। हड़प्पा संस्कृति में दुर्लभ वस्तुओं की कीमती माना जाता है। दुर्लभ वस्तुएं जो होती हैं उनको कीमती माना जाता है, जिन जो अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हों, उन्हें हम दुर्लभ मानते हैं। जैसे कि फायांस, ये देखिए, ये फायांस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। फायांस फायांस है एक घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ से बनी एक वस्तु, उसे हम फायांस कहते हैं। इसको पकाकर बनाया गया जो पात्र होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं। इन पात्रों को बनाना कठिन था, इसलिए ना दुर्लभ और कीमती वस्तुएं माना जाता है। इस तरह की दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही पाई गई हैं। छोटी बस्तियों में इनके साक्ष्य विरले ही मिले हैं। फायांस से बने लघु पात्र संभवतः सुगंधित द्रव्यों के संचय करने के रूप में किया गया होगा। ये अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं, जबकि कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा से कुछ विरले साक्ष्य पाए जाते हैं सोने के। तो इस तरह से हमने देखा कि हड़प्पा संस्कृति में सामाजिक भिन्नताएं। अब हम देखते हैं शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन किस तरह का था और क्या क्या स्थान थे, किस तरह शिल्प उत्पादन होता था। तो चुनहुदड़ो एक बहुत छोटी बस्ती
जो लगभग शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण, बाँट बनाना सम्मिलित हैं। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विधियाँ एवं विधि उल्लेखनीय हैं, जैसे कि कार्नेलियन, जस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं एवं शंख, फयांस और पक्की मिट्टी सभी प्रकार के मनके बनाने में प्रयोग किया जाता था। कुछ मनके दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, जैसे कि कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे, जैसे कि सोने के टोप मतलब सोने की कैप लगा के मनके बनाए जाते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलनाकार। तो इस तरह के इनके आकार होते थे और खंडित प्रकृति के भी होते थे। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ को रेखा चित्र उकेर के बनाए गए थे। तो इस तरह से मनकों का निर्माण किया गया था। मन के बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं भी थी, मतलब जो उनमें पदार्थ प्रयोग में करते थे और जो विधियां प्रयोग करते थे तो उनमें भिन्नताएं होती थी। जैसे सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है, उस पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मन के सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इस विधि से विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे, जबकि ठोस पत्थर से केवल ज्यामितीय आकार के ही बना सकते थे। सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके बनाए जाते थे, यह सिर्फ अनुमान मात्र है, जबकि प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए अभी भी यह पहेली बना हुआ है कि किस तरह से मनके उस टाइम पे बनाए जाते थे, जो सूक्ष्म मनके थे। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पाद के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर बनाया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले परिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। फिर उसके बाद घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी और मनके तैयार हो जाते थे। चुनहुदड़ो, लोथल एवं धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है नागेश्वर तथा बालाकोट, दोनों ही बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। यहाँ शंख से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। यहाँ से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चुनहुदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में या शहरों तक लाया जाता था। तो इस तरह से हमने देखा शिल्पकारी की शिल्प उत्पादन हड़प्पा संस्कृति में किस तरह से होता था। हम देखते हैं उत्पादन के केंद्र। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए सामान्यतः निम्नलिखित साक्ष्यों को खोजना जरूरी था, जैसे प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल मतलब रिजेक्टेड माल तथा कूड़ा करकट। तो कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन टुकड़ों को उत्पादन वाले क्षेत्रों में वहीं पे छोड़ दिया जाता था या फेंक दिया जाता था। तो इससे यह ज्ञात होता है कि इन स्थानों में उत्पादन हुआ करता था। इन्हीं टुकड़ों के संकेतों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। तो हमें इन्हीं टुकड़ों के माध्यम से यही कूड़ा करकट से हमें पता चला है कि इन स्थानों पर शिल्पकारी का काम होता था। तो अब हम देखेंगे माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ कि नीतियाँ किस तरह की थी माल प्राप्त करने के लिए, बाहर से जहाँ से भी माल मंगाते थे। तो शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था।
हालांकि मिट्टी स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो जाती थी, परंतु लकड़ी तथा धातु जो है वो जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से प्राप्त होते थे। मिट्टी से बनी बैलगाड़ी के खिलौने इस बात का प्रतीक हैं कि सामग्री तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। उस टाइम पे बैलगाड़ी का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता था। हड़प्पा वासियों ने शंख प्राप्त करने के लिए नागेश्वर एवं बालाकोट में बस्तियां स्थापित की थी। नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि जो कि बहुत कीमती था, उसे अफगानिस्तान के शोर्तुगई नामक स्थान से प्राप्त किया जाता था। और कार्लिनियन पत्थर गुजरात के लोथल से, सेल खड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, और धातुएं राजस्थान से मंगाते थे जैसे तांबा, और राजस्थान के खेतड़ी अंचल नामक से, तथा सोना दक्षिणी भारत से प्राप्त होता था। तो इस तरह हमने देखा कि कहाँ कहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता था। इसके बाद है खेतड़ी में मिले कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों से गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया गया। किसको? खेतड़ी क्षेत्र को। खेतड़ी क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, उसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया। यहाँ पे संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है। तो ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भी तांबा बेचते होंगे। हालांकि खोजों से यह पता चला है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी मंगाया जाता था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ओमान से तांबा आता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबा तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं में निखिल के अंश मिले हैं। मतलब दोनों जगह की वस्तुओं में, तांबे की वस्तुओं में निखिल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव के संकेत देते हैं। हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, वह आसानी से, वह जो काली मर्तबान के ऊपर काली मिट्टी चढ़ा के जो एक बर्तन बनाया गया था, वो ओमानी स्थल से भी मिला है। अतः यह संभव है कि इन पात्रों में किसी तरल पदार्थ से हड़प्पा के लोग ओमान तांबा का विनिमय करते थे, ओमानी तांबे का विनिमय करते थे। मतलब जो मर्तबान जो पात्र है उसमें तरल पदार्थ ले जाते थे और वहाँ से ओमानी तांबे को लेके आते थे, मतलब उसका विनिमय करते थे, एक दूसरे से विनिमय करते थे। हम देखते हैं इसमें मेसोपोटामिया के लेखों में क्या क्या वर्णन है। तो मेसोपोटामिया के लेखों में वर्णन, मेसोपोटामिया से मिले तांबे से भी निखिल के अंश मिले हैं। मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो मेसोपोटामिया की जो वस्तुएं थी तांबे की, उनमें भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में अगर देखें तो हड़प्पाई मोहरें, बाँट, पासे तथा मनके शामिल हैं। मतलब जो सुदूर स्थित क्षेत्र हैं उनसे संपर्क का जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मोहरों से, बाँटों से, पासों से और मनकों से, जो उनके विनिमय होते थे उससे पता चलता है। मेसोपोटामिया के कुछ लेखों में मगान, जो मगान एक जगह है उसको संभवतः ओमान कहा जाता था, जहाँ से तांबे के आगमन के साक्ष्य भी मिलते हैं कि ओमान से तांबा आता था। मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन, जिसको संभवतः बहरीन कहा जाता था, जो दिलमुन है आज का वो बहरीन है। मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र थे, जो कि मेसोपोटामिया के लेखों में लिखा हुआ है। इन क्षेत्रों के आपसी संपर्क की जानकारी भी मिलती है। यह लेख
मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख भी करता है, जो मेलुहा में उत्पाद मिले हैं, जैसे कि कार्नेलियन, लालवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। और मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राज प्रसाद में सुनाई दे। तो ये एक वाक्य कहा था। तो कई पुरातत्वविदों का मानना है कि जो हाजा पक्षी है वह मोर था, जो मेसोपोटामिया के लेख में लिखा हुआ है और मेसोपोटामियाई मिथक ने कहा है। तो ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था, मतलब समुद्री मार्ग से संपर्क होता था हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा सभ्यता के लोगों से। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं, मतलब मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है, तथा इन क्षेत्रों से संपर्क के संकेत मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन से पाए जाते हैं। तो जो संकेत हमें जो मिलते हैं कि मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन और जो बाकी के जो क्षेत्र थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष थे, उनसे संपर्क साधने के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं मोहरों के ऊपर छपी हुई जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन से। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लीजिए, हम आज का वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।